हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष फुटान और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चौथे एपिसोड में ऑफ लाइफ आफ्टर गेट। इससे पहले और भी हमारे एपिसोड्स हो चुके हैं आईआईटी दिल्ली के ऊपर, आईआईटी खड़गपुर के ऊपर, निटी मुंबई के ऊपर, तो उन्हें जरूर आप लोग देखिएगा, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं वो एक साइंटिस्ट हैं। इनकी जर्नी आपको बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करेगी क्योंकि ये हमारी आपकी कहानी है। कैसे एक एवरेज सा स्टूडेंट इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आज सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड मानता है, वहां पर काम करते हैं। हमारे साथ हैं AIR-12 इसरो 2017 के योगेश देवांगन। ये एक साइंटिस्ट हैं, एक बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड हैं और एक सबसे ऊपर बड़ी बात कि एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। सबको हेल्प करने के लिए तैयार है। लेट्स वेलकम योगेश देवांगन। वेलकम सर। थैंक सर, आप अपने हेलो बारे में कुछ बताइए। yeah hello guys, I am Yogesh Kumar Devangan. I joined ISRO in 2017 December and secured AIR-12. Basically, I am from Chhattisgarh, Raipur, and done schooling from Kendriya Vidyalaya and college from the Shankaracharya Technical Center, Bhilai. ओके सर, बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग आपके पूरे स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। आप हमें ये बताइएगा कि आप कितने मुश्किलों से गुजरे हैं, कितने प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं, कैसे इस सफर को आपने क्रॉस किया है। हम लोग एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ये कोट बहुत ज्यादा सही है दोस्तों। आप लोग कई बार ऐसे लोगों के आसपास से गुजरते हैं जो लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, कुछ चीजों को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, कुछ बातों को ऐसे कह जाते हैं कि वाह ये क्या बात है। बट जो हार्ड वर्किंग पर्सन होता है ना, वो टैलेंट को कभी भी बीट कर सकता है। अगर वो उसके अंदर वो जोश है, वो मेहनत करने की ताकत है, तो वो किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और इसका जीता जागता सबूत हमारे सामने है योगेश देवांगन सर। तो आज हम लोग उनके पूरे जर्नी के बारे में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो सर, सबसे पहला प्रश्न जो मेरा आपसे है, दैट इज, कैन यू टेल अस योर जर्नी फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू इसरो। ये कहानी आप अपने बारे में बताइए सर। एक्चुअली ये बहुत ही फनी इंसिडेंट से चालू हुआ था। मैं 6th क्लास में था और उसके फाइनल एग्जाम्स थे और एग्जाम के बाद मुझे पता चला मैं मैथमेटिक्स में फेल हो रहा था। तो मेरे टीचर ने 2 नंबर एक मुझे पास किया था, पास बाई ग्रेस जो बोलते हैं। तो 7th क्लास में जब गए तो मुझे लोग, मेरे क्लासमेट्स यूज्ड टू टीज मी, एक प्रमोटेड जा रहा है और एक प्रमोटेड। तो आई फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड। तो तब मैंने डिसाइड किया, आई श्योर टू माई सेल्फ कि एक दिन सबको दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे तब से रिजल्ट मेरा इम्प्रूव होते गया। तब मैं जाके 12th क्लास में आई केम आउट एज द टॉपर ऑफ माई स्कूल। तो ये तो स्कूल की जर्नी थी। उसके बाद से फिर में हमारे टाइम्स में AIEEE का जोश था ज्यादा, सबके सब उसी में भिड़े हुए थे, तो हम भी भिड़ गए उसमें। वैसे कुछ हुआ नहीं, आईआईटी पर कोई कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। तब CGPSE दिया तो उसमें एडमिशन हो गया शंकराचार्य कॉलेज में। तो ठीक है, उसमें नहीं हुआ तो सोचे आगे गेट दे के या तो IIT में पढ़ लेंगे या जॉब लगा लेंगे। तो ये सोच के हमने ज्वाइन कर लिया शंकराचार्य। तो वहाँ फिर वहाँ भी एवरेज काफी ठीक था, स्टैंडर्ड 9 पॉइंटर आ जाते थे मेरे। तो धीरे धीरे वहाँ भी थर्ड ईयर के एंड में मैंने गेट के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें 1-1.5 साल प्रिपरेशन किया। तो 4th ईयर के बाद जब मैंने गेट दिया तो उसमें कोई खास रिजल्ट नहीं आया। क्वालिफाइड तो कर ही लिया था, लेकिन कुछ खास 8,000 9,000 समथिंग रैंक आया था। तो कुछ तो होने नहीं वाला था उससे। तो फिर मैंने ड्रॉप लेने का सोचा। फिर मैंने कोचिंग कर लिया दिल्ली में। तो वहाँ वहाँ पढ़ाई काफी अच्छी हुई।
ऐसा था कि एक साल में चारों साल का इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। तो वहाँ भी एक ट्विस्ट आ गया कि मैं सितंबर अक्टूबर समय बीमार पड़ गया, जॉन्डिस। तो 1 महीना घर आना पड़ा, एडमिट था 1 महीने। तो फिर मैं पूरा तैयारी वहीं पे खत्म हो गया। तो फिर से मैंने वहाँ छोड़ के फिर रायपुर में आके अकेले रह के फिर 1 साल खुद से तैयारी की जितना। और बीच में मैंने कई सारे एग्जाम भी दिए, बैंक, पीओ, क्लर्क, सीजीपीएससी, अच्छा। जो एग्जाम होते सब दे दिया, कोई तो निकले करके। लेकिन मेरा मेन फोकस कभी हटा नहीं टेक्निकल से। मतलब टेक्निकल फील्ड था मेरा, मैं टेक्निकल में ही कुछ करना है, ये सब साइड से। एक्चुअली बैंक पीओ में मैंने प्री क्वालिफाई भी कर लिया था। तो मैंने अच्छा। छोड़ दिया, मेंस दिया नहीं। तो हम्म। फिर गेट दिया, तो गेट में ठीक ठाक रैंक आया था, अराउंड 2500 रैंक आया था। तो जॉब तो मिलने से रहा था, लेकिन एनआईटी त्रिची मुझे मिल रहा था। तो एनआईटी त्रिची इज अ वेरी गुड कॉलेज। तो वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच में। बट उस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले मैंने जून 2017 में इसरो का एग्जाम दे दिया था। तो कॉलेज मैंने ज्वाइन किया अगस्त 2017 में। उसके 1-2 मंथ बाद इसका रिजल्ट आ गया इंटरव्यू का। तो फिर अच्छा। सब छोड़ छाड़ के, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था मेरे करियर का, तो सब छोड़ छाड़ के मैं इसी पे लग गया। कॉलेज कॉलेज के मैं क्लासेस नहीं जाता था। तो भी मैं पूरे दिन रात इसी में लगा था इंटरव्यू तैयारी करने के लिए, कोई भी चीज मिस नहीं होना चाहिए इसमें। तो धीरे धीरे मैंने तैयारी की, एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ मैं क्रैक कर सकता इंटरव्यू। तो फिर अक्टूबर 2020 में इंटरव्यू था, आई थिंक 9 अक्टूबर, चेन्नई में। तो फिर हाँ मैं देखा काफी लोग, कोई मेरे बगल से आईआईटी बॉम्बे से था, कोई किसी एनआईटी का फ्रेशर था, कोई एनआईटी सीटी का, कोई आईआईटी दिल्ली का था। तो पता नहीं, अब मैं सोचा नहीं होगा मेरा। तो मैं एक आधा घंटे सो गया मैं वहीं बैठे बैठे। तो फिर मेरा नंबर आया, फ्रेश था काफी, सोने के बाद फ्रेश था मैं। तो फिर आराम से गया, थोड़ा एंग्जाइटी थी इंटरव्यू में, पहला था तो गया, काफी क्वेश्चन पूछे और फाइनली क्रैक कर गया। बहुत सही सर। फिर फाइनली आपका रिजल्ट आया होगा, आपको हाँ पता चला होगा कि यू आर अ टॉपर। तो वो फील ही अलग होता है, वो जोश, वो जो आया होगा वो जो कॉन्फिडेंस। अभी मुझे गूज बम्प्स हो रहे हो, जब मैं सिलेक्शन हुआ तो याद करके। मतलब जब मुझे पता चला, मुझे पता नहीं था, मेरा रूममेट बताया फोन करके, मेरे रूममेट का केएसबी में हो गया था, एक कोल इंडिया में हो गया था, एनआईटी अच्छा। में। तो अब दोस्त का होता है अच्छा लगता है, लेकिन दोस्त का हो जाता है दुख भी लगता है, यार मेरा नहीं हो रहा करके। तो मैं उस चीज में दुखी भी था। लेकिन उसने कॉल किया मेरे को, भाई तेरा हो गया इसरो में, देख चेक कर करके। मेरा आवाज नहीं निकल रहा था उस टाइम। मैं चेक किया, 10 बार चेक किया अपना जो एनरोलमेंट नंबर होता है। फिर अपने बगल वाले दोस्त को बताया, जो अच्छा दोस्त है रहा, कि यार हो गया, मैं आवाज नहीं निकल रहा था एक्चुअली, हो गया देख हो गया करके। फिर वो भी, बहुत। मतलब वो भी इमोशनल हो गया, वो भी रो दिया, मैं तो ऐसे भी आंसू से भरा हुआ था। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब इतना मेहनत करके आप कुछ हाँ, अचीव करते हो। मेहनत करके। तो वही है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इसका एक समरी देना चाहता हूँ। आप एक बात को समझ रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो अपने 6th क्लास में फेल हो गया था एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसने अपने हिम्मत को बटोरा कि नहीं यार मुझे मेहनत करना है। तो क्या है, जब भी लाइफ में आपके सामने कोई एक हर्डल आता है, आपको उसको क्रॉस करना है। ठीक है, उसमें रुक नहीं जाना है कि अब तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है। ठीक है, फिर आगे बढ़े, फिर मेहनत किए, आईआईटी नहीं हो पाया, एआईट्रिपल नहीं हो पाया, एक प्राइवेट कॉलेज में आने के बाद फिर भी वो बड़े सपने थे कि यार कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। फिर मेहनत किया गया, फिर मेहनत किया गया, कंटिन्यूअसली किया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सर ने मेहनत किया जबरदस्त टाइप से, एनआईटी पहुंच गए, अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखा और जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हुए AIR-12 लेके आए। ठीक है, अब इसी के बाद, ये कहानी सुनने के बाद हम लोग आपके इस जर्नी को और भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं सर, कि मतलब ऐसा क्या था कि आपने इसरो को ही चुना। आपके पास, आपने बैंक पीओ दिलाया था, आपके पास, आप थोड़ी और मेहनत करते आप गेट के भी टॉपर बन सकते थे, आप एनआईटीज जा सकते थे, आईआईटीज में बहुत अच्छा कर सकते थे, आप मैनेजमेंट साइड जा सकते थे, पर इसरो ही क्यों?
इसरो क्यों? जी बचपन से हम पढ़ते हैं, न्यूटन ने ये किया, आइंस्टाइन ने ये किया, फलाना ने ये किया। साइंटिस्ट साइंटिस्ट उनके काम के बारे में काफी कुछ पढ़ते हैं। तो एक सेंस था मेरे अंदर कि यार साइंटिस्ट इतना कर सकते, ये भी तो कॉमन आदमी ही थे, ऐसा कोई नहीं था कि भगवान आ गए। कॉमन आदमी कुछ अलग सोचा था, तो ये लोग साइंटिस्ट कहलाए। सभी मैं भी कुछ आगे चल के कुछ करूँ तो शायद मैं भी कुछ साइंटिस्ट बनूं। और बचपन में मम्मी पापा दीदी लोग बोलते थे वो देखो चंदा मामा, वो देखो तारे। तो ये सब था कि मतलब ये मामा तो होंगे नहीं एक्चुअली में, तो ये तो कुछ सेलेस्टियल बॉडी ही होंगे, पत्थर वत्थर कुछ का तो होगा। तो इसे जानने में एक रुचि थी मेरी, तो इसके बारे में काफी कुछ पढ़ता था, कैसे स्टार फॉर्म होता है, कैसे न्यूरॉन स्टार फॉर्म होते हैं, सब सोलर फ्लैश। तो ये सब जान जान के स्पेस में एक अलग से इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। तो अब इंडिया में इसरो ही था जो इससे डील करता था। तो और इसरो में काम करना मीन्स काफी प्राउड फीलिंग देता है। जब भी लोग मिलते हैं मेरे से आज भी, तो जानते हैं कि मैं इसरो में काम करूंगी, अलग ही उनके चेहरे पे एक्साइटमेंट होता है जानने का क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे सिलेक्शन हुआ एक्चुअली। उन कई लोग पता ही नहीं रहता साइंटिस्ट बनते कैसे हैं। तो अच्छा। और एक्चुअली एक चीज और है कि हमारे सोसाइटी में इंजीनियर्स काफी दिखेंगे, एक कुछ लोग हैं डॉक्टर्स आईएएस, साइंटिस्ट लोग बहुत कम दिखते, से वैल्यू भी ज्यादा होती है। और इसरो में जो साइंटिस्ट पोस्ट तो ग्रुप एक ऐसे डॉक्टर का पोस्ट है, मीन्स इक्वलेंट टू दिस आईएएस आईपीएस। तो इसलिए इसरो मैंने चूज किया। ये बहुत अच्छी बात है सर, मतलब आप वो सोच रहे हो। हम लोग भी जब बचपन में रहते हैं तो क्या रहता है, माँ बाप पूछते हैं क्या बनोगे बड़ा होके, तो कुछ नहीं पता रहता है, आईएएस बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, यही हाँ सब बोल देते हाँ हो। और आप आज एक्चुअल में उस चीज को कर रहे हो, ये बहुत अच्छा लगता है सर, ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप इस बात को हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो एक चीज मोटिवेशन आपका रहता है ना, वो आपका सपना देखना बहुत जरूरी है ना। आप जो सपने देखते हो फिर उसके डायरेक्शन में वर्क करते हो, तो यार थिंग इज दैट स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि यार फोकस करिए कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है। ठीक है, तभी आप उस चीज के लिए बहुत मेहनत कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि रुकावटें तो आएंगी सर, आप भी इस चीज को मानते हैं। ठीक है, आपके सामने रुकावटें आई हैं, आपका एक बार नहीं हो पाया गेट में, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। गेट में नहीं हो पाने की वजह से आपने किन चीजों को फील किया है, क्या चीजों को देखा है ना, उस पेज को थोड़ा सा समझाइए कि उससे ट्रांजिशन होके इसरो के तरफ आना, उस फेज को थोड़ा सा बताइए, जब आपका गेट में नहीं हो पाया था और फिर इसरो की तरफ जाना। एक्चुअली गेट पे ना होना तो बहुत काफी चोट करता है एक्चुअली, क्योंकि साल भर गेट गेट हमें और कोई एग्जाम नहीं दिखता, साल सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे, कोई पूछे क्या प्रिपेयर कर, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गेट ना होना इज वेरी बिग थिंग, बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसे रख के तो नहीं आगे बढ़ सकते। लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग। लाइफ तो जीना ही है, या तो आप हार के जी लो या कोशिश करो। जीना ही चाहे कोशिश करके जियो। और ऐसा नहीं कि इसरो सॉरी गेट ही एक ही एग्जाम है जो जॉब देता है, और भी कई सारे एग्जाम है इसरो बाहर, काफी अच्छे जॉब्स हैं इनमें। तो मेरा गेट तो कई बार नहीं हुआ एक्चुअली, एक बार क्या कई बार नहीं हुआ, बट मैंने मेहनत से नहीं छोड़ा। फोकस हमेशा एक ही डायरेक्शन था कि कभी तो कुछ तो बनूंगा, इतनी मेहनत तो वेस्ट नहीं जाएगी मेरा, कभी तो कुछ तो मिलेगा मेरे को। इतना मेहनत करो तो ऊपर वाला ही देख रहा है। किस्मत, वो लोग बोलते हैं कभी, मैंने ये भी सुना कि यार किस्मत अच्छी थी तेरी इसरो में हो गया, ये नहीं देखेंगे लोग कि इतनी मेहनत की है। किस्मत भी होता है, ये बात नहीं है। अगर आप मेहनत पे 80% ले रहे तो किस्मत 20% साथ देता है, लेकिन किस्मत उसी के साथ देता है जो मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं कि किस्मत से सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो गेट ये ठीक है, गेट नहीं हुआ, लेकिन गेट नहीं हुआ तो उसे मन में ना दबा कर, उसे जैसे बोलते हैं दुख बांटने से बढ़ता है, उसे डिस्कस करे दोस्तों से, बताइए यार नहीं हुआ, उसे पूरा निकाल दे अपने मन से। 5 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, निकाल दे, फिर आगे फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम का। तो यही ये है। बहुत अच्छी चीज कही सर, क्योंकि ना मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो वो लोग यही बोलते हैं कि सर इतना मेहनत किया नहीं हो पाया, सर इतना मेहनत तो मैं आज तक नहीं किया था। मैं सिर्फ उनको यही बात कहता हूँ कि यार आप पहले आदमी नहीं हो जिनके साथ ये हो रहा है ना। आपको हमेशा कंटिन्यूअसली वर्क करते रहना है, जब तक आप उस लेवल के इंटेलिजेंस को पहुंच जाओगे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। सही बोल रहा हूँ नहीं सर? बताइए, हाँ आपको रेगुलर मेहनत करना है, ये जो बात आपने कही ना, ये ही लोगों को मोटिवेट करेगा कि नहीं यार करते रहना है, करते रहना है। आपको अंदर इतनी ताकत है कि आप जो चाहो कर सकते हो, मेहनत करना बस आपके हाथ में है।
ये हाँ। हम लोगों ने बहुत अच्छा देखा है सर। एक चीज जो है मैं जानना चाहता हूँ, मतलब कि कहाँ पर पोस्टेड हैं, कैसा रहता है आपका पूरा दिन, कैसा रहता है कि आप क्या क्या करते रहता है किसी एक आम आदमी से जो एक जगह वर्क करता है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इससे पहले, जो मोटिवेशन लाइन था टैलेंट वाला, जो आशीष ने हम्म बताया, एक्चुअली मैंने हम्म फील किया वो चीज कि मेरे हम्म सराउंडिंग से कुछ टैलेंटेड बंदे होते थे जिनसे क्वेश्चन फटाक से बन जाते थे, मेरे से नहीं बनता था। तो मैं सोचता था हम्म यार मेरा तो कुछ ना होगा, लेकिन मैं फिर ही हम्म बनाता था, करता तो करते गया तब जाके यहाँ आ गया। और वो लोग अभी भी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं या तो कुछ जॉब कर रहे हैं, मतलब कोई अच्छा ग्रेट जॉब में नहीं है। तो दैट मोटिवेशन लाइन इज वेरी गुड। तो हाँ हाँ, क्योंकि सर मैं भी उस फेज में गुजरा हूँ, मैं भी पढ़ा है, मेरे को पता है कि वो फील कैसा होता है कि आपका सामने वाला बना ले रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो। हाँ। पर जो एक बात रहती है ना कि करना है मतलब करना है, हमारे अंदर हमको पता है टैलेंट वाला कोई ऐसा वो नहीं है, पर हार्ड वर्क तो करके रहेंगे, है कि नहीं। हम्म। तो ये अपने हाथ में हार्ड बिल्कुल वर्क सर। है ना, टैलेंट डेवलप तो एकदम से वो नहीं हो पाएगा। खासकर हाँ। स्टडीज में टैलेंट मतलब डेवलपमेंट तो हार्ड वर्क से ही होता है। बहुत सही है सर। तो इसको तो बताइए सर अपना कि कैसा रहता है आपका पूरा दिन, आप कहाँ पर पोस्टेड हैं, क्या जॉब प्रोफाइल रहता है, इसके बारे में। एक्चुअली करेंटली आई एम पोस्टेड इन यूआर और सैटेलाइट सेंटर बैंगलोर। यहाँ पे सैटेलाइट का काम होता है। यहाँ जैसे आप VHSC सुने होंगे, त्रिवेंद्रम वाला, वहाँ लॉन्च व्हीकल का काम होता है, शहर में लॉन्चिंग होता है। ऐसे ही बैंगलोर के सेंटर में सैटेलाइट बनते हैं यहाँ, मेन मेरे सेंटर में यूआर और सैटेलाइट सेंटर सैटेलाइट बनते हैं। तो सर ये यहाँ यूआर का वही क्या मतलब है, सॉरी इंटरप्ट यूआर कर रहा हूँ। राव हमारे फाउंडर है, एक्चुअली इसरो के अच्छा फाउंडर है। अच्छा अच्छा तो अच्छा, ओके। यहीं से स्टार्ट हुआ था, जो मेरा हम्म सेंटर है ना, यहीं से इसरो का काम स्टार्ट हुआ था। और इस स्टार्ट यही इन्होंने किया था, यूआर और सर जी ने। तो हम्म वही हमारा वही रूटीन वर्क होता है, 8:30 टू 5-6। अगर काम एक्स्ट्रा नहीं हुआ तो हमारा 8 आवर्स का ड्यूटी रहता है। एक्स्ट्रा काम होता है तो हम्म, नाइट शिफ्ट ये सब भी करना पड़ता है। और वही, अच्छा। अब इसमें क्या है, इसरो में आप लोग सिर्फ सोचते हैं ना सैटेलाइट ऐसा होता होगा या टीवी में देखते हैं ये सैटेलाइट है, तो हम एक्चुअली में वो देख भी रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, हमारे सिर्फ सामने रहता है सैटेलाइट, इस पे हम काम हम्म कर रहे हैं, इस पे क्या लगा हुआ है, कैमरे कहाँ है, तब हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं। तो ये काफी प्राउड फील होता है कि ये एक दिन जाके आसमान में उड़ेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा इंडिया को। तो ये काम करते हुए काफी चैलेंजेस हम फेस करते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम हो गया, उसमें वो प्रॉब्लम हो गई, इसे कैसे सॉर्ट आउट करें, वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड में और लिमिटेड बजट में। तो अच्छा, हाँ काफी हाँ अच्छा लगता है इसे काम करना। और ऐसा नहीं कि सेम काम कर रहे हैं, कि इस रिसर्च सैटेलाइट हो गए, अच्छा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गए, रिमोट सेंस हाँ सैटेलाइट हो गए, सबका अलग हम्म। अलग आपका डिवाइस होता है, कॉन्सेप्ट मतलब होते वही हैं। बात है, मतलब आपने जो अपने इंजीनियरिंग में सीखा है वो सब आपको अप्लाई करने के लिए मिलता है यहाँ पर, है ना, हाँ, इंजीनियरिंग फील्ड। यहाँ ये चीज अच्छा है कि इसरो में जो भी आप पढ़े हैं, मैकेनिकल, थर्मल, तो सब यहाँ दिखेगा। और मेरा जो डिपार्टमेंट है थर्मल से ही है, तो मैं पूरा काम बेसिकली थर्मल से ही होता है। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाहता हूँ, मतलब जैसे कोई एक कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होके आया है, तो वो कौन से ट्रेनिंग फेज से गुजरता है, क्या उसको पहले से सैटेलाइट के लिए बता दिया जाता है, या क्या क्या तैयारी की जाती है कि वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच पाता है। फिर जब कोई भी बंदा ज्वाइन करता है इसरो, तो उसे काम सिखाते हैं, जो उनके सीनियर्स होते हैं काम सिखाते हैं, फिर 1-2 महीने बाद उसका ट्रेनिंग होता है। 3 मंथ ट्रेनिंग हम्म होता है। जो पहला ट्रेनिंग होता है वो आपका VSSC में होता है, त्रिवेंद्रम में। वहाँ जनरल मॉड्यूल होता है, वो वहाँ आपको ओवरऑल व्यू दिया जाता है। मैं मोस्टली वहाँ लॉन्च व्हीकल का बताया जाता है। कि जो दूसरा होता है वो सेंटर बेस्ड होता है, जो आपके सेंटर में काम होता है उसका 1 मंथ आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। और इस बीच में अच्छा 2 दिन या 3 दिन शार में होता है, लॉन्च पैड्स दिखाते हैं उसमें। और कोई हम्म लॉन्च का होता है तो वो दिखाते हैं उस टाइम से में जो लॉन्चिंग है। तो हम्म हाँ, एक एक साल मैक्सिमम आदमी काम करने लायक हो जाता है। उसके बाद फिर उनको एक्चुअली यहाँ एक चीज अच्छी है कि सीनियर्स हमेशा मोटिवेट करते कि आप कुछ नया करें, हमेशा रिसर्च करें, कुछ नया करें, जो हमारे काम आ सके। मैं खुद कई रिसर्च में इन्वॉल्व हुआ, मैं खुद अपना इंडिपेंडेंटली एक रिसर्च कर रहा हूँ, थर्मल से रिलेटेड है। तो ओके ओके।
हम्म। तो ये सब ऐसा नहीं कि ये भी कुछ जॉब्स में रूटीन वर्क होता है तो आपको बोर लगता है, फील होता है। यहाँ भी रूटीन होता है, हम्म। लेकिन बीच में आप कुछ नया करते हैं, इससे हमेशा एक्साइटमेंट बने रहता है। और लॉन्च होते अच्छा। हैं तो काफी अच्छा लगता है कि हमारा वर्क है, हम भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो हमारा लोग जो है आज बातें कर रहे हैं कि बातें इसरो ने कर रहे हैं। सेटेलाइट किया था यहाँ। और वो वी भी आर रहता है प्राउड ना टू। सर कि लोग बताते हैं, घर वाले बोलते हैं कि मेरा बेटा, मेरा दोस्त, मेरे भाई का चाचा का लड़का काम करता है, हाँ, साइंटिस्ट है, उसने काम किया फलाना है। ढिकाना कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। ये बहुत अच्छा तो लगता है सर, मतलब। हाँ हाँ सर, बताइए। तो यहाँ काम करना तो बहुत अच्छा लगेगा, जो भी यहाँ ज्वाइन करेगा। अच्छा सही वो नहीं है। सर, तो जैसे अभी कोई हमारे पास कोई एस्पिरेंट है जो तैयारी करना चाहता है, इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो उसके लिए कुछ आप एडवाइस करेंगे? हाँ, तो एक्चुअली गेट और इसरो का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, गिव और टेक। लेकिन जो डिफरेंस आता है इसमें टाइम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। गेट में 65 क्वेश्चन 3 आवर्स, और इसरो में 80 क्वेश्चन 90 मिनट। और इसरो में ऑफलाइन होता है और कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो इसमें जो पेपर जो सेट करता है, ऐसा सेट करता है कि अगर आदमी मोस्टली अगर आदमी पहले से स्टार्ट करे फर्स्ट पेज से, तो उसमें टफ क्वेश्चन होते हैं और टाइम कंज्यूमर होते हैं, तो उसमें फंस जाता है, उसका टाइम निकल जाता है। 90 मिनट ज्यादा नहीं होते 80 क्वेश्चन के लिए, और विदाउट कैलकुलेटर। तो इसमें आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके, जो भी इसरो के हैं। गेट के भी सॉल्व करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसरो के मेन जो है प्रीवियस ईयर से सॉल्व करने का आइडिया आएगा कि कैसे ये लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो मैंने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर से, तो मुझे एक आइडिया आ गया था कि इसके क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन मेनली पीछे तरफ होते हैं या बीच में होते हैं, सामने नहीं होते हैं, फर्स्ट पेज में नहीं होते हैं। तो मैंने जब एग्जाम दिया जून में, तो मैं पहले पेपर पहला देखा ही नहीं, पहला पेज नहीं देखा, पीछे से स्टार्ट कर दिया मैं। पीछे अच्छा सिंगल अच्छा। लाइनर क्वेश्चन से टिक टिक करते जाओ, टिक करते, हाफ एन आवर में मेरा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। 40, अराउंड 40 छोटे मोटे क्वेश्चन। अब बचे थे जो बड़े क्वेश्चन, 1 आवर काफी था, 1 आवर बड़े क्वेश्चन के लिए। तो मैंने अराउंड 70 और 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो यही है कि आप जो भी स्टूडेंट्स है, एक स्ट्रेटजी अपना बना के रखिए। हर एग्जाम अलग स्ट्रेटजी से टैकल करें। गेट का अलग होता है, इसरो का अलग है, बार का अलग है। बार के 200 क्वेश्चन 2 आवर्स में, उसका स्ट्रेटजी थोड़ा अलग होगा। और आपका कोर इंडिया का अगर आप देंगे तो उसका कुछ अलग होगा। तो ये सब आपको आइडिया मिलेगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाएंगे, तो इससे आपको आइडिया होगा। और आज अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो उसे देखिए आप टैकलिंग में गलती कर रहे हैं या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, सिंगल लाइनर होता है या वेरी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें सिली मिस्टेक उसी में ज्यादा होते हैं। क्योंकि हमको अच्छा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस लगा देते हैं, या हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे ये था, किसको आंसर था। तो मेरे मेरे में जो मेरे साथ जो होता था, सिंपल क्वेश्चन से ही मैं ज्यादा सिली मिस्टेक रहता था। तो अच्छा। कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रखें कि, हम्म। क्योंकि ये सब क्वेश्चन 1-2 मिनट वाले ही होते हैं, सिंपल क्वेश्चन। जैसे निकाल, उसे टिक करके आगे बढ़ो। तो वही, और कैलकुलेटर, इसरो का एग्जाम देने जाते कैलकुलेटर के बिना प्रैक्टिस करें। सर एक चीज तो जो मैं ये पूछना चाहता हूँ, कई स्टूडेंट्स मुझको पूछते हैं, बोलते हैं सर कि मैं तैयारी ईएससी के रेस्पेक्ट में करूं कि गेट के क्वेश्चंस बना के करूं? आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ईएससी के सिलेबस पे, ईएससी के पैटर्न पे करें? क्योंकि थोड़ा दोनों तो थोड़ा थोड़ा फर्क है ना, एक ज्यादा थ्योरेटिकल है, एक हाँ ज्यादा न्यूमेरिकल है। तो आप ये बताइए हाँ, किसके पैटर्न पे करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट मेन गेट के क्वेश्चन से क्लियर होते हैं, क्योंकि ऐसे ज्यादा थ्योरेटिकल होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। हम्म। ये गेट के क्वेश्चन ज्यादा डिस्क्रिप्टिव और कॉन्सेप्ट लगाने वाले थे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने गेट का तो बनाना ही पड़ेगा। और हम्म। बाकी इसरो में कुछ क्वेश्चन ईएस के भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम्म। इसलिए प्रीवियस प्रीवियस ईयर का लगाना जरूरी है। उससे आइडिया मिले कि किस पार्ट से क्वेश्चन लिया गया है, तो उस टॉपिक को आप रेडी रखेंगे। अब ईएस से तैयारी करें तो ईएस का तो बनाएंगे ही, ऐसा नहीं है। गेट गेट को मेन फोकस रखें, कॉन्सेप्ट क्लियर उसी से होता है। अच्छा, तो सर मतलब सिलेबस में भी कुछ डिफरेंस रहता है? गेट का ही सिलेबस रहता है कि कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कम रहता है?
ऑलमोस्ट गेट गेट के रहते हैं, लेकिन इसरो के एग्जाम में थोड़ा आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डाल देते हैं, और अभी शायद 5 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के डाल रहे हैं, हमारे अच्छा टाइम में नहीं था। और अच्छा कुछ अच्छा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के होते हैं, और कुछ हम्म ईएस के, मेनली प्रोडक्शन के जो ईएस के क्वेश्चन होते हैं हम्म। वो कुछ इसमें डाल देते हैं, लेकिन रफली तो सेम होता है, मतलब 95% सेम होता है। 95% सेम होता है ना, थोड़ा बहुत बस थोड़ा वेरिएशन बहुत आता है। वेरिएशन, वो भी आप प्रीवियस ईयर का बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ वेरिएशन है। अच्छा, तो सर एक जो ना बहुत प्रोमिनेंट बात है जो स्टूडेंट्स के बीच में आता है, वो ये रहता है ना कि गेट का एग्जाम दिलाए, उसके बाद ना हम्म। फोकस लूज हो जाता है। ये हम लोगों ने फील किया है, बहुत स्टूडेंट्स के बीच में देखा है। गेट का पेपर हुआ, सारी मेहनत बर्बाद हो गई, या बहुत खुशी में पढ़ना ही छोड़ देते हैं। और फिर आता है इसरो का पेपर, फिर वो बोलते हैं अरे यार इससे अच्छा तो तैयारी कर लेनी थी, गड़बड़ कर दी है। तो इसके बारे में बताइए कि कैसे हम लोग फोकस को मेंटेन कर सकें गेट के खत्म होने के बाद भी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 2 बार गेट दिया, 3 बार गेट दिया, गेट अच्छा नहीं गया, तो फोकस तो मैंने नहीं छोड़ा। हाँ, उसका दुख था कि गेट अच्छा नहीं गया, क्या करूंगा, जिंदगी खत्म है। तो एक दो दिन ऐसा हम्म लगता है, आप मौन करते हैं, लेकिन आपको तो आगे बढ़ना ही है। तो फिर स्टार्ट कर दिया मैंने प्रिपरेशन। तो गेट अच्छा गया हो ना गया हो सकता है आप गेट अच्छा गया हो, आपका गेट अच्छा जा रहा है, सभी सिंपल है क्वेश्चन, सभी सिंपल, सभी के लिए क्वेश्चन सिंपल है, तो उसमें कट ऑफ आ ही जाएगा। तो हम्म ऐसा नहीं कि हाँ क्वालिफाई तो हो जाएगा, लेकिन रैंक पता नहीं कैसा है। तो हम्म गेट अच्छा जाए ना जाए, आप तैयारी अपना बाकी एग्जाम के लिए कांस्टेंट रखें, कंसिस्टेंट तैयारी आपको। बाई चांस गेट नहीं हुआ तो बार्क अच्छा जाएगा, बार्क में तो इसरो अच्छा जाएगा। तो उसके तैयारी कभी ना छोड़े, है ना। और बाकी जो इसरो है, बार्क है, और भी कंपनीज अच्छी जॉब देते हैं। इसरो बार्क के तो आप ग्रुप ए गैजेट ऑफिसर का रैंक पाएंगे, अच्छी सैलरी भी है। तो हम्म। गेट हो गया, गेट पास हो गया। अब जो फ्यूचर उसके लिए सोचें, उसको कभी ना छोड़ें। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि गेट हो गया, घूमो फिरो हो गया, एग्जाम खत्म ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक पूरा एग्जाम खत्म नहीं होता और सबके रिजल्ट नहीं आते, जर्नी अभी भी वहीं की वहीं है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं जो पूछना चाहता हूँ कि मतलब टेस्ट सीरीज कैसे करना चाहिए, मतलब क्या कोई स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज अच्छी होती है, कि कोई एक फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप। टेस्ट सीरीज तो मेनली जो एजुकेटर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, वो लोग बताएंगे कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। तो वही है, अच्छा उसी हिसाब से ट्यूटर्स लोग गाइड करेंगे कौन सा। अच्छा अच्छा, मतलब ये बात आप बता सकते हैं कि टेस्ट सीरीज हमारा दिलाना जरूरी है कि नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पढ़ाई करना एक चीज है और एग्जाम टैकल करना एक अलग चीज है। तो एग्जाम टैकल कैसे करें वो टेस्ट सीरीज से ही, मॉक टेस्ट से ही पता चलता है। तो टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट कभी भूल के भी मिस ना करे, हमेशा टेस्ट सीरीज दे। एक्चुअली एग्जाम, मान लो एग्जाम 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, तो 10 दिन बाद तक आप रिविजन कर ले अच्छे से, तो क्या सिर्फ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करे। दिन में एक मॉक टेस्ट दे दिए, एक दिन दूसरे मॉक टेस्ट दे दिए, तो ऐसा आपको पैटर्न पता चलेगा, और कैसे एग्जाम क्रैक टैकल करना है वो पता चलेगा। मे बी जो मॉक टेस्ट है उसमें नंबर अच्छे नहीं है, मेरे कभी अच्छे नंबर नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, तो मैं भी लॉस होता है, इसमें तो अच्छा ही नहीं रहा, रियल एग्जाम में क्या करूंगा। लेकिन मैंने ऐसा फील किया कि मॉक टेस्ट में थोड़ा टफ क्वेश्चन देते हैं जो रियल एग्जाम में। तो ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट अच्छे नहीं गए तो रियल जो आपका एक्चुअल टेस्ट है उसमें अच्छा नहीं जाएगा। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, इसे तो भूल के भी स्किप ना करें। अगर सही में आपको जॉब चाहिए और सही में तैयारी आप कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट नेसेसरी है। जरूरी है। तो सर अभी अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि इंटरव्यू के लिए अभी सब लोगों का डिक्लेरेशन हुआ है, रिजल्ट आया है रिटर्न का। तो कई स्टूडेंट को ये जानना है कि वहां पर क्या पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कितने पैनल में बैठते हैं, मतलब बेसिकली आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में हम लोगों को जानना है। तो जो इंटरव्यू का टाइम था मेरे लिए 1 मंथ का टाइम था। जब मेरा एग्जाम का रिजल्ट आया और इंटरव्यू का डेट आया, तो 1 मंथ का गैप था। अब एक एक ही महीने में मुझे सब तैयारी करनी थी। तो मैंने सब इंटरनेट पूरा छान मारा, प्रीवियस ईयर क्या पूछे थे, 10 साल में क्या पूछे हैं,
कोरा में जो भी कोरा में मिला क्वेश्चन सब मैंने देख लिया। जो भी इंटरव्यू दिए थे मेरे फ्रेंड्स लोग, उनसे मैंने पूछा क्या पूछे क्या नहीं पूछे, क्योंकि एक दिन नहीं होता इंटरव्यू, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग डेट पे होता है। तो जो पहले दे चुके थे उनसे पूछ लिया क्या पूछे क्या नहीं पूछे। तो इसमें एक चीज है कि इसरो का अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है तो हर एक कॉन्सेप्ट छोटा हो या बड़ा हो सबको आपको क्रिस्टल क्लियर रखना पड़ेगा। तो उसके बिना आप इसका इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। तो मैंने 1 महीने कस की तैयारी की। और इसका एक चीज है कि इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो एक बोर्ड होता है, वो व्हाइट बोर्ड होता है बड़ा सा। तो उसमें जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको आपको बोर्ड पे दिखाना होता है कि कोई डायग्राम आ गया, कोई कॉन्सेप्ट आ गया, तो उसे आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो उसमें वो चीज देखते हैं इंटरव्यू में। तो मैंने इंटरव्यू तैयारी के समय सब लिख लिख के मैंने तैयारी की, कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, कैसे बोलूंगा। मिरर के सामने मैंने प्रैक्टिस किया कैसे क्या करना है। तो ये सब, और ये मेरा कैरियर का पहला इंटरव्यू था। मुझे पता नहीं इसके बाद मुझे कोई चांस मिले ना मिले, इसे तो क्रैक करना ही है जैसे भी हो। तो मैं 9 अक्टूबर शायद मेरा इंटरव्यू था, मैं चेन्नई में था, मैं पहुंच गया वहाँ। अब एंग्जाइटी थी, डर था, पहला इंटरव्यू था, डर तो था ही। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जब भी इंटरव्यू में जाए तो एक डिस्टेंसी मेंटेन करे। मैं जब इंटरव्यू में गया था तो एक बंदा चप्पल पहन के आया था, 2-3 बंदे पार्टी वेयर पहन के आए थे। ऐसा नहीं, एक सिंपल सा कपड़ा पहने, जूता होता, वेल मेंटेन्ड हेयर एंड नेल्स एवरीथिंग। तो एक डिसेंसी लोगों को पता चलना चाहिए कि आप सही में इंटरव्यू देने आए हैं, मस्ती मजाक नहीं करने आए सर। तो मैंने जब एंटर किया एग्जाम हॉल में, तो इट वॉज वेरी बिग हॉल, और मैं आई थिंक 11 मेंबर्स थे मेरे, 10 to 11 मेंबर्स थे। तो वो लाइन से बैठे हुए थे, लाइक अ ट्रेन बोगी होती है, लाइन से बैठे हुए थे। और बीच में एक चेयर था, उसमें मुझे बैठा दिए। बीच में एक मैम थी, वो शायद चेयर पर्सन थी उस पैनल की, उनके सामने मैं था। तो वो बैठने बोले, मुझे बोले इंट्रोड्यूस करने। तो मैं ऐसे ही पहली बार इंटरव्यू देने गया हूँ, इतने सारे लोग को देख के मैं ऐसे ही घबरा गया। तो थोड़ा एंजाइटी में थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर्स निकलने लगे। मतलब उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस करने बोला तो मैंने जल्दी जल्दी बोल दी। तो काफी फ्रेंडली होते हैं पैनल, इन्होंने बोला रिलैक्स हो जाओ, पानी पियो, आराम से बोलो, कोई चिल मारो, कोई टेंशन नहीं। तो मैं रिलैक्स होकर फिर अपना इंटरव्यू आगे बढ़ाया। और उन्होंने पहले यही क्वेश्चन पूछा था कि अपना इंट्रोडक्शन दें। पहले ये तो इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर उन्होंने मेरा, उनके पास पहले से एक फॉर्म होता है, मतलब जब आप इंटरव्यू से पहले उन्होंने वो कुछ फॉर्म भराते हैं, उसमें आपको सब लिखना होता है। आप गैप था कहाँ से, अपना ये स्कूलिंग किए, कॉलेज किए, गैप है तो गैप क्यों है, सब वो फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो सब चले जाता है पैनल के पास। तो पैनल का पहले से ही होता है आपने क्या किया क्या नहीं किया है। तो मेरे से पूछे थे कि आपका गैप क्यों है, आपने गैप में क्या किया। तो मैंने सब अपना जीनियन आंसर दिया कि गैप इसलिए था कि क्रैक ने अपने तैयारी करा था और कोचिंग भी किया था। मैंने कुछ झूठ वूठ नहीं बोला, मैंने जीनियन आंसर दिया। तो वो पकड़ लेते हैं एक्चुअली, आप गलत भी बोले तो पकड़ लेंगे उसमें। तो काफी, और इंटरव्यू पैनल में आपको अराउंड हाफ आईआईटी के फैकल्टी होते हैं और हाफ इसरो के मोस्ट सीनियर साइंटिस्ट होते हैं। तो इनको काफी सालों का एक्सपीरियंस है इंटरव्यू लेने का, पढ़ाने का। तो आपको तुरंत पहचान लेंगे आप कहाँ गलत बोल रहे हैं, कहाँ सही बोल रहे हैं, कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ जीनियन आंसर दे रहे हैं। तो इससे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो फिर उन्होंने, हाँ एक चीज है कि इसरो के इंटरव्यू में आपके प्रोजेक्ट के बारे में, मेजर प्रोजेक्ट के बारे में जरूर पूछेंगे। तो अब हो सकता है कि आप अपना प्रोजेक्ट बताएं, हो सकता है किसी और को प्रोजेक्ट अपने में नाम से बताएं। तो मेरे में ऐसा हो रहा था कि प्रोजेक्ट पूछे लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछे, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में पूछे। तो मेरा आरएसी में था प्रोजेक्ट, आरएसी के बारे में पूछ दिए, आरएसी में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताओ, ये बताओ, डिफरेंट कंडीशंस दिए कि विंटर में क्लॉथ जल्दी ड्राई नहीं होता, इसका क्या रीजन है, ये सब पूछने, एसी एसी का पूछने लगे। इसका एक मैंने ब्रीफ में एक है, मैंने अपलोड किया था, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो इससे पहले मैं पूछे, इसके बाद मैंने पूछा आपका 5 सब्जेक्ट, कोई भी आप 5 सब्जेक्ट बताइए जो आपका फेवरेट है। तो मैंने टॉम, थर्मो, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन और आरएसी बता दिया था। तो टॉम से स्टार्ट कर दिया उन्होंने पूछना। तो इसमें कॉन्सेप्ट इससे क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये लोग आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप तो जो भी पढ़े ठीक है, अब उस नॉलेज से आप क्या इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे मेरे में एक क्वेश्चन पूछे थे, मुझे एक्चुअली याद नहीं उतना, प्लेट्स होते हैं उसमें बीच रिवेट जॉइंट होते हैं। तो प्लेट तो जनरली होते हैं
जो हम जल्दी पढ़ते हैं कि कोई गैप नहीं है प्लेट में, कॉलेज में स्कूल में इन्होंने बोला गैप रखो सभी प्लेट के बीच में, 3 प्लेट है सबके बीच एक गैप, और इसमें रिवर्ट जाएंगे, आप बताओ इसमें क्या क्या स्ट्रेस आने वाला है। तो गैप का तो हमने कहीं पढ़ा ही था, तो उसमें आपको अपना इंटेलेक्ट से अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो मैंने इसका जवाब दिया जो भी मैं था, तो सही था। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इसमें ये 5 सब्जेक्ट आपसे पूछेंगे ही। इसके अलावा उनका फेवरेट टॉपिक है मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये आपको इन दोनों में से या दोनों ही पूछ देंगे। तो मेरे से डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस और कई सारी चीज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से पूछे, ट्रिपल टी कर्व और आयरन कार्बाइड कर्व होते हैं ना, ये तो उनका फेवरेट है, और इसरो में भी बहुत अप्लाई होता है, इसलिए उनका फेवरेट है। तो ये तो जैसे भी अच्छा मारो समझ के जाओ, ये तो जाना ही है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और मटेरियल साइंस। और इनको सब मैं जितना भी क्वेश्चन था सब मैंने अपने बोर्ड में बना बना के, कैविटेशन पूछे मैंने उसे बनाया, इससे ऐसे होता है पाइप, ये सब कैविटेशन बबल फॉर्म सब मैंने बना के बताया, रिवेट जॉइंट सब मैंने ड्रॉ करके प्रॉपर मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। ये चीज बोनस होता है, आप सब चीज अगर ड्रॉ करके बोर्ड पे बता रहे हैं तो ये अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है कि आप थ्योरेटिकल ओरली बता रहे हो उससे। मतलब कितना ज्यादा आप चीजों को विजुअलाइज करके एलैबोरेट करके दिखा सकते हो, ये जरूरी रहता है ना। सर ये बताइए कि मतलब इसरो में सिलेक्ट होने के लिए क्या कॉलेज का परसेंटेज, स्कूल का परसेंटेज, ये सब मैटर करता है? ना, कोई मैटर नहीं करता। फॉर जनरल के लिए कॉलेज का अराउंड 68% ओवरऑल होना चाहिए, और स्कूल का भी ऐसी है। अच्छा, तो कोई मैटर नहीं करता। गैप अगर आप लिए हो तो उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए। जस्टिफाई, और अगर झूठ बोल रहे तो ऐसा नहीं कि लोग पकड़ ले, झूठ बोल तो भी जीनियन लगना चाहिए कि, लेकिन मैंने जीनियन बताया कि इतना गया था, मैंने तैयारी की, कोचिंग किया, बस मैंने जीनियन आंसर दे दिया। अच्छा, तो अब आपके ऊपर है, स्टूडेंट के ऊपर है क्या बोलना चाह रहे क्या नहीं बोलना चाह रहे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। तो सर एक और बात की, सारे ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं क्या इसरो में? नहीं, सारे ब्रांचेस, मैकेनिकल का है 4 ब्रांचेस मेन है, CS मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स का और जो टेलीकम्युनिकेशन वाले वो लोग अप्लाई करते हैं, और एक सिविल का है, बस इतने, इलेक्ट्रिकल का भी नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब इतना ही है। तो ये तो मतलब अच्छा है कि पैनल बहुत अच्छा फ्रेंडली रहता है, आपको काम करेगा। बस ये है कि उनके फेवरेट जो सब्जेक्ट्स है वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर आप मैकेनिकल से हो तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। मतलब ये नहीं कि रट के चले गए हो, रट के जाओ कंसेप्ट कोई का, फायदा नहीं। है ना, वो लोग रटने पूरा का कोई। अंदर घुसते जाते हैं, एक बार आप आंसर इसके अंदर घुसेंगे, दूसरा आंसर के अंदर घुसेंगे, पूरा डीप में जाते हैं एकदम। अच्छा अच्छा, तो वही है, प्रैक्टिकल अप्रोच पता रहना चाहिए। एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितने भी नेट में अवेलेबल हैं उनको पढ़िए, जो लोग ऑलरेडी क्लियर किए उनसे डिस्कस करिए, जो लोग ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उनसे डिस्कस करिए। मतलब यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस एग्जाम, और जहां से जो भी सोर्स मिले आपको उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। सर अगर मैं इसको सम अप करूं तो ये सही है सर? तो मैं एक चीज लास्ट बोलना चाहूंगा, आप, हाँ सर। एक्चुअली इंटरव्यू, अगर आपको इंटरव्यू का चांस मिले तो आपको लाखों में आपको चांस मिल रहा है, तो उसे बिल्कुल ना छोड़े। इंटरव्यू है मतलब उसे सीरियसली तैयारी करें कि आपको तो निकालना ही है करके, ऐसा नहीं कि मस्ती मजे में बस तैयारी है। तो सर मतलब अगर हम लोग बोले तो क्या है वो, क्या सबसे बेस्ट चीज है जो आपको इसरो के बारे में लगता है कि इसरो ही है जो आपको ड्राइव करता है? इसरो में सबसे बेस्ट है कि वही आप कंट्री के लिए कुछ करें, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री पे। आप सैटेलाइट बना रहे हैं, डिफेंस के लिए बना रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, मॉब मिशन है, चंद्रयान मिशन है, तो इससे आपको काम करने में तो अच्छा लगेगा कि आप रिसर्च भी करेंगे। तो आप जो रिसर्च करेंगे वो फ्यूचर में आपके नाम से यूज होगा, सैटेलाइट में, मे बी फॉरेन में यूज हो, फॉरेन जो स्पेस एजेंसी है उसमें भी यूज हो सकते हैं। तो ये सब आप सोच के आपको बहुत प्राउड फील हो कि हाँ इसरो में तो करना ही है काम, इससे आप काम करें तो हाँ मुझे आगे बढ़ना ही है इसरो में। ऐसा नहीं कि इसरो में एक जगह आप रह गए तो रह गए, आपको हमेशा लगेगा कि हाँ बढ़ना है, कुछ करना है,
किसी फील्ड में, मतलब अगर सेल्फ मेरा अच्छा रहा। डेवलपमेंट भी होता है, कंट्री का डेवलपमेंट भी होता है, हाँ तो ये सब आपको बहुत ड्राइव करता है। हाँ। सर तो एक लास्ट हम लोग बस इसको अब समअप करेंगे, आप अगर कुछ हमारे अपनी तरफ से और कुछ ऐड करना चाहते हैं या कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं यही एडवाइस कर रहा हूँ कि लोग बोलते हैं परेशान मत हो, डरो मत, एग्जाम ये निकल जाएगा। ये सब लेने की चीज नहीं है कि हम पैसा ले रहे हैं, हम खुद से नहीं लेते, ये ऑटोमेटिक आता है प्रेशर, जो भी टेंशन है ये तो आएगा, इससे आपको डील करना पड़ेगा। लेकिन इसके कारण आप फोकस लूज ना करें अपने में, जो आप तैयारी कर रहे हो तैयारी करते रहें, और जो एग्जाम देना हो आराम से, आराम भी मतलब टेंशन एंग्जाइटी तो आएगी, लेकिन आप हड़बड़ी में कोई एग्जाम का आंसर ना दें। आप अच्छे सोच के दें, सिंपल क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन हो। और कोई अगर आप फेल हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि और अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगे, भले ही 1 महीने बाद हो, 1 साल बाद अपॉर्चुनिटीज आएंगे। ये आपके ऊपर है कि वो आप अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि हार मान गए। एक्चुअली आजकल ऐसा बहुत होता है कि अगर कोई गेट भी नहीं, 1-2 साल गेट की तैयारी करते हैं, फिर चले जाते हैं बैंक की तरफ, सीजीपीएससी, यूपीएससी, ये सब चले जाते हैं, तो उनका वो तो गया गेट, इतना साल मेहनत किए, 2-2 साल मेहनत किए, कॉन्सेप्ट क्लियर काफी हद तक हो जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद अचानक से पूरा ही छोड़ दिए, पीएससी कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं। तो ये तो इंडिविजुअल चॉइस है, मुझे सही नहीं लगता। मैंने भी तैयारी की, ऐसा नहीं है, मैंने भी स्टेट पीएससी दिया, बैंक पीओ ये सब एग्जाम दिया, लेकिन मेरा मेन फोकस गेट था, टेक्निकल था, तो मैंने कभी छोड़ा नहीं उसे। ये हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि आपका फोकस कहाँ है। आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है, बैंक फील्ड में जाना है, बैंक में जाए तो छोड़ दो, टेक्निकल मत करो। टेक्निकल में जाए, टेक्निकल में ही अड़े रहो, एक दिन जॉब लग ही जाएगा गारंटी। मेहनत का भी वेस्ट नहीं होता, आप मेहनत करो, कभी न कभी आपको मिल ही जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा समअप किया सर, कि मतलब क्विट नहीं करना है, लगे रहना है, हाँ जबरदस्त मेहनत करना है। और आज हमारे सामने इतने बड़े साइंटिस्ट अपने जीवन का सार बता रहे हैं कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट, एक जो एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके थे अपने स्कूल टाइम में, डीमोटिवेटेड थे, धीरे से अपने आप को इम्प्रूव करके एक ऐसे जगह पे पहुंच जाना जहां पर कई लोगों का सपना है, कई लोग अपने नौकरियां छोड़ के इसरो को ज्वाइन हम्म। करना चाहते हैं, इतना बड़ा लोगों का ड्रीम है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू अपना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को देने के लिए। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बस एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए हम लोग आपके प्रिपरेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए यहाँ पर आपके लिए सारे जो चैनल्स है उनको कैटेगरी वाइज हम लोग लेके आ रहे हैं, कि जो हम लोगों का अनअकैडमी लाइव गेट हुआ करता था, उसका नया नाम अनअकैडमी फ्लक्स हो जाएगा। उसमें EEC, इंस्ट्रूमेंटेशन, CSIT के सब्जेक्ट्स चलेंगे। अनअकैडमी लाइव ESC जो हुआ करता था वो अनअकैडमी एसेंट रहेगा, तो उसमें GS, GA और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये सब हम लोग कवर करेंगे। और जो सिविलोसिटी करके एक जो चैनल हुआ करता था हमारा, वो उनका नाम चेंज हो जाएगा अनअकैडमी अकॉर्ड, जिसमें हम लोग मैकेनिकल, सिविल और केमिकल के सब्जेक्ट्स को आप लोगों के लिए फ्री में बहुत सारे कंटेंट्स लेके आएंगे। ये विद इफेक्ट रहेगा फ्रॉम 1 जून। तो जरूर इन चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हम लोग आपके लिए ऐसे ही सीरीज और लेके आते रहेंगे, तो स्टे ट्यून। जरूर अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे साथ योगेश सर हैं, वो हमेशा स्टूडेंट्स को मदद करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा है वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। थैंक यू सर, थैंक यू हमारे इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। विल मीट फर्दर, थैंक यू सो मच। So all the best to you, all the best to students, and I'll be always available with Ashish if any doubt is there. Thank you so much for having me. जी।